हेलो एवरीवन। आज हम लोग धातु एवं अधातु चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। तो हमने देखा था धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। उसमें हमने ये पाया कि हम पूरी तरह से भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर नहीं कर सकते और इसीलिए हमें इनके रासायनिक गुणों को जानना पड़ेगा, जिससे कि हम धातु और अधातु के बीच में एकदम सटीक अंतर कर सकें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण, जिसमें हम देखेंगे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया और अन्य धातु लवण विलयन के साथ अभिक्रिया। ओके, पहला है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ये जो धातु होते हैं इनकी अभिक्रियाशीलता ऑक्सीजन के साथ अलग अलग होती है। कुछ धातुएं हैं जो रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं। कुछ धातुएं हैं जिनको जलाने पर ये अभिक्रिया करते हैं और कुछ धातुएं हैं जिनको जो वायु में या ऑक्सीजन में नहीं जलती हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक इन्हें गर्म करने पर ये धातु ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसे फर्स्ट कैटेगरी होगा सक्रिय धातु। सक्रिय धातु जैसे सोडियम और पोटाशियम कमरे के ताप पर ऑक्सीजन से संयोग कर संगत धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, इन्हीं का हम लिखेंगे समीकरण Na+O2 तब Na2O है सोडियम ऑक्साइड। ओके, इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन 2 बार है, इधर 1 ही बार है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। 2 दूना 4, 4 सोडियम तो 4Na+O2 2Na2O। ठीक है, ऐसा ही पोटाशियम प्लस ऑक्सीजन तो बनेगा K2O। ओके, पोटाशियम या पोटेशियम ऑक्साइड। ओके, तो सक्रिय धातुएं रूम टेम्परेचर पर कमरे के ताप पर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर ये अभिक्रिया करती है। इनको अभिक्रिया करने के लिए बाहर से हमको हीट देना नहीं पड़ता है, ये स्वतः अभिक्रिया करती है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी ऑफ धातुएं। ठीक है, सक्रिय धातु सोडियम और पोटाशियम। दूसरा कैटेगरी है धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के संदर्भ में। ओके, मैग्नीशियम और जिंक। ओके, जलाने पर या गर्म करने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर संगत धातु ऑक्साइड बनाते हैं। संगत धातु ऑक्साइड का मतलब है मैग्नीशियम बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक बनाएगा जिंक ऑक्साइड। ओके, Mg+O2 इसको क्या करते हैं, जलाते हैं। ये अपने आप रिएक्शन नहीं होता है, जलाने पर
ऐसे ही Zn+O2 जलाने पर बनेगा जिंक ऑक्साइड। ओके, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड। ओके, तो ये हो गया सेकेंड कैटेगरी ऑफ मेटल्स। इनको जलाते हैं तब ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है और धातु ऑक्साइड बनते हैं। तीसरा कैटेगरी है जैसे आयरन और एल्यूमिनियम, ये वायु में जलती नहीं है। ठीक है, वायु में जलती नहीं है। ओके, आयरन और कॉपर वायु में नहीं जलती है, नहीं जलती है। ओके, लंबे समय तक गर्म करने पर ये ऑक्सीजन के साथ संयोग कर ऑक्सीजन के साथ संयोग कर संगत धातु ऑक्साइड बनाते हैं। संगत धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, लंबा समय तक गर्म करेंगे तब ये जलेगा नहीं। ठीक है, लोहा को अगर आप आग में गर्म करेंगे तो जलता नहीं है, लेकिन लंबा समय तक तुरंत रिएक्शन नहीं होता है। ओके, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा Fe+O2 Fe3O4। ओके, Fe3O4। ओके, Fe3 नहीं, Fe2O3। ओके, इसको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन 3 बार है तो इसको 2 लिख देंगे। 3 दूना 6, तो यहाँ 3 हो गया। आयरन हो गया 2 दूना 4। ओके, तो ये है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ऐसा ही कॉपर+O2 ये हो जाएगा CuO। क्यूप्रिक ऑक्साइड ठीक है, तो आयरन और कॉपर वायु में जलते नहीं हैं। बहुत अधिक समय तक इनको गर्म करते हैं तब ये धातु ऑक्साइड बनाते हैं, फेरिक ऑक्साइड, और यहाँ बनता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। ओके, तो ये 3 तरह के धातु होते हैं। कुछ धातुएं रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया करती है ऑक्सीजन के साथ, कुछ इन्हें जलाने पर अभिक्रिया करती है, और जैसे आयरन और कॉपर तांबा जैसे धातु लंबे समय तक गर्म करते हैं तब ये ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हैं और धातु ऑक्साइड बनाते हैं। तो हमने देखा कि ये जो धातुएं होती हैं ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। ओके, ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके बनाती है धातु ऑक्साइड। ठीक है, धातु ऑक्साइड। ठीक, अब ये जो धातु ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, धातु ऑक्साइड ये क्षारकीय होते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। ठीक है, क्षारकीय होते हैं। क्यों? क्योंकि
ये अम्लों से अभिक्रिया कर, अम्लों से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, इतना ही नहीं, अगर हम इसको लिटमस से चेक करेंगे तो ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जैसे अगर हम लेते हैं सोडियम ऑक्साइड और इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं, यहाँ बन जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके थे अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, तो इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये क्षारकीय है, ये अम्ल है, तो इसके साथ अम्ल के साथ क्षारक अभिक्रिया करता है तब लवण और जल बनता है। ओके, तो चूंकि यहाँ सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो लवण सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो सोडियम ऑक्साइड है इसकी प्रकृति क्षारकीय है। ओके, इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 बार सोडियम है तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो क्लोरीन भी 2 बार हो गया, तो यहाँ 2 लिखना होगा, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। ठीक, ऐसा ही पोटाशियम ऑक्साइड प्लस मान लिया हम लिए सल्फ्यूरिक एसिड, तो बन जाएगा पोटाशियम सल्फेट प्लस H2O। ओके, तो इन जनरल जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये अम्लों से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ओके, परंतु कुछ धातु ऑक्साइड होते हैं जिनकी प्रकृति दोनों होती है, अम्लीय और क्षारकीय दोनों होती है। ओके, तो इनको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। ओके, उभयधर्मी ऑक्साइड ये कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये वैसे धातु ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय एवं क्षारकीय दोनों होती है, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ओके, तो वैसे धातु ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय एवं क्षारकीय दोनों होती है उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे पहला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है Al2O3। ओके, दूसरा है जिंक ऑक्साइड, है, इसका सूत्र है ZnO। ओके, तो पूछा जाता है 2 नंबर के लिए कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। ओके, अब मान लिया पूछेगा कि दर्शाइए कि ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड दर्शाने के लिए कहता है, तब क्या करना है, इनका रिएक्शन बता देना है। तो ओके, अम्लीय एवं क्षारकीय दोनों होती है, इसका मतलब है कि ये ठीक है
अम्ल एवं क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ओके, उसको यहाँ पर लिख देते हैं। ये अम्ल एवं क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। ओके, लवण और जल बनाते हैं। ये है इसका दो उदाहरण। अब कैसे ये बनाते हैं इसको दर्शाने के लिए बोलता है तो हमको इक्वेशन लिखना होगा। जैसे Al2O3 प्लस HCl, ठीक है, अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो बनेगा AlCl3 प्लस H2O, तो हो गया 2, 2 तिया 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, या 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो यहाँ लिख देंगे 3, 3 दूना 6 हाइड्रोजन। ओके, क्षारक के साथ Al2O3 प्लस NaOH, तो यहाँ बनता है NaAlO2 प्लस H2O। ओके, एल्युमिनियम 2 बार है इसलिए यहाँ 2 बार लिखेंगे, तो सोडियम भी 2 बार हो गया तो इसको 2 बार लिखेंगे। ओके, अब 2 और 3 5, 2 दूना 4 और 1 5, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। तो इसमें हमने दर्शाया कि कैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब भी लवण और जल बनता है, क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तब भी लवण और जल बनता है। ओके, ऐसा ही हम लिख सकते हैं जिंक ऑक्साइड का भी समीकरण। ओके, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो बनेगा लवण जिंक क्लोराइड प्लस जल H2O। ओके, यहाँ क्लोरीन 2 बार हो गया इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे। ओके, अब जिंक ऑक्साइड प्लस क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ बनता है Na2ZnO4 प्लस H2O, Na2ZnO4 प्लस H2O। ओके, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ओके, अब इसको हम बैलेंस करते हैं, तो सोडियम 2 बार हो गया तो यहाँ 2 बार लिख दिए। ओके, 2 बार लिखे तो ऑक्सीजन हो गया 2 और 1 3, लेकिन उधर 4 और 1 5 बार है। ओके, उधर 5 बार है। ओके, तो इसको हमको बैलेंस करना है। ओके, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लिखेंगे, तो जिंक ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड तब बनेगा Na2ZnO2, ठीक है, O4 नहीं O2, तो इसका नाम है सोडियम जिंकेट। तो 2 और 1 3 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 3 हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन। ओके, तो इस प्रकार जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं, क्योंकि ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं क्योंकि ये अम्ल एवं क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा गुण जाते हैं, जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया। ओके, धातुओं की अभिक्रियाशीलता जल के साथ अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। जैसे
सक्रिय धातुएं जैसे सोडियम और पोटाशियम, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। ओके, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो शुरू में तो बनता है धातु ऑक्साइड, और ये धातु ऑक्साइड को जल में घोल देते हैं तो ये धातु हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, धातु हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरी का रिएक्शन है। तो धातुएं क्या करती हैं, धातु प्लस जल, ये अभिक्रिया करते हैं और सबसे पहले धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। धातुएं इन जनरल आमतौर पर यदि देखें तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके सबसे पहले धातु ऑक्साइड बनाते हैं, फिर और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यह धातु ऑक्साइड, ठीक है, सभी धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं होते हैं। वैसे धातु ऑक्साइड जो जल में घुलनशील होते हैं वे जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है, धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ओके, धातु जल के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, फिर ये धातु ऑक्साइड जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ओके, तो इसका भी अलग अलग कैटेगरी है। ओके, क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है। ठीक, सोडियम और पोटाशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर ठीक है, अल्टीमेटली बनता है धातु हाइड्रोक्साइड, ठीक है, धातु हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं इनके ऑक्साइड, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ओके, Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2 है, NaOH प्लस H2। अब इसको बैलेंस करते हैं, इसको 2 बार लिखेंगे तो इधर भी 2 बार लिखेंगे, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया, इसलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे। ओके, फिर इसी प्रकार पोटाशियम प्लस H2O, ठीक है, ये सब बैलेंस करने के लिए भी पूछा जाता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, तो ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, और ये अभिक्रिया इतनी तेजी से होता है, ये बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी भी होती है, इतनी तेजी से होता है, इतना अधिक हीट उत्पन्न होता है कि यहाँ जो हाइड्रोजन गैस बन रहा है वो तुरंत आग पकड़ लेती है। और इसीलिए इन धातुओं को, है ना, इनको हम पानी में डुबा कर नहीं रख सकते हैं। ये हवा, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ भी स्वतः अभिक्रिया करती हैं, और इसलिए इनको वायु में खुला नहीं छोड़ सकते हैं, और इसलिए इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ओके, तो सोडियम और पोटाशियम धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ओके, अब तो इसको भी अगर इस समीकरण को भी हम तोड़ के देखेंगे तो ये ऐसे होगा एक्चुअली, तो इसको एक ही में हम जोड़ दिए, तो यहाँ बनेगा Na2O प्लस H2, ठीक है, Na2O प्लस H2, फिर ये Na2O जल में घुल जाता है, इससे बनता है NaOH, ठीक है, NaOH, तो दोनों इक्वेशन को एक ही में लिख दिए। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो अल्टीमेटली सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। ओके, ठीक,
अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, ठंडा जल के साथ यह अभिक्रिया नहीं करता है, गर्म जल के साथ। Mg ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो Mg प्लस H2O ना, इसको हम गर्म करेंगे तापन, तब बनेगा MgOH2 ओके, OH2 प्लस H2। तो ऑक्सीजन 2 बार हो गया, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, तो 2 दूना 4, यहाँ 2 यहाँ 2, 4 हो गया। ओके, तो ये मैग्नीशियम जो है ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठंडा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ओके, अब तीसरा कैटेगरी है जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम। ये क्या करती हैं, ये भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठंडा जल के साथ नहीं, ना गर्म जल के साथ, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया कर संगत, ओके, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, संगत धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो ऑक्साइड होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता है, और इसीलिए धातु हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है। ओके, Zn प्लस H2O, यहाँ लिखे हैं भाप, इसलिए यहाँ लिखना होगा G, गैस। ओके, तब बनेगा ZnO प्लस H2, या ZnOH2 नहीं बनेगा, ऐसे ही आयरन प्लस H2O, ओके, Fe3O4 प्लस H2, तो बैलेंस करते हैं, ये 3 बार है तो यहाँ 3 लिखेंगे, ऑक्सीजन 4 बार है इसलिए यहाँ पर 4 बार, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4 दूना 8, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा ही एल्यूमिनियम, सॉरी, एल्यूमिनियम प्लस H2O, तो बनेगा Al2O3 प्लस H2, तो यहाँ एल्यूमिनियम 2 बार है इसलिए यहाँ 2 लिखेंगे, ऑक्सीजन 3 बार है इसलिए यहाँ 3 लिखेंगे, 3 दूना 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 3H2। ठीक है, तो जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम ना तो ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करता है, ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, या भाप के साथ अभिक्रिया करता है, धातु ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड नहीं, और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, और कुछ धातुएं हैं जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। ओके, कुछ धातुएं ओके, कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं,
करती हैं। ओके, जैसे गोल्ड, सोना, ये सब बहुत ही निष्क्रिय धातु होता है। सोना, फिर है प्लैटिनम, ओके, इत्यादि। तो ये धातुएं जल के साथ, न गर्म जल के साथ, न ठंडा जल के साथ और ना ही भाप के साथ अभिक्रिया करती है। ये अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये हो गया जल के साथ अभिक्रिया। ओके, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। ओके, अगला है तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। एक्चुअली इसको हम अम्ल क्षार के लवण चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो धातुएं क्या करती हैं, तनु अम्लों से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और यहाँ पर ये जो अम्ल होता है वो प्रायः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ओके, जैसे एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे जिंक प्लस H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ओके, Na प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला उदाहरण है जिंक प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्युमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, अब सवाल पैदा होता है कि ये धातुएं तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर इस प्रकार का लवण और हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनाता है। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तो ये जो धातुएं हैं तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनाती, ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। तो ये जो नाइट्रिक एसिड होता है एक प्रबल उपचायक होता है, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन गैस बनता है उसको ये उपचयित कर देता है, ठीक है। उपचयित कर देता है, क्या में, जल में उपचयित कर देता है और स्वयं अपचयित हो जाता है, ठीक है। या तो नाइट्रस ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है, या नाइट्रिक ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। उसी को यहाँ लिखा हूँ। धातुएं जब तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब H2 गैस उत्सर्जित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल उपचायक है, ठीक है, प्रबल उपचायक है, ऑक्सीजन सप्लायर है, जो उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन गैस को उपचयित करके जल में बदल देता है और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड ना N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड, तब बनता है कॉपर नाइट्रेट, ओके, कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस जल, ठीक है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। ओके, इसको हम बैलेंस करते हैं। यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ पर 2, हाइड्रोजन 4 बार, तो यहाँ 2। तो इस प्रकार जब कॉपर नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर नाइट्रेट बनता है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। ओके, तो जब रिएक्शन होता है उस समय H2 बनता है, लेकिन उसको वो मुक्त होने नहीं देता है, ये प्रबल उपचायक होता है या H2 को H2O में उपचयित कर देता है, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं उपचयन वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो ठीक है। तो ये क्या करता है, H2 को H2O में उपचयित कर देता है, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाता है
और स्वयं नाइट्रोजन का इस केस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपचयित हो, H हट गया, HNO3 से H हट गया। ओके, तो ये खुद स्वयं अपचयित हो जाता है और यही कारण है कि धातुएं तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। ओके ठीक, अब लास्ट बचा है अन्य धातु लवण विलयन के साथ अभिक्रिया। ओके, अन्य धातु लवण विलयन के साथ अभिक्रिया इसको भी पढ़ चुके हैं विस्थापन अभिक्रिया में। तो क्या करते हैं, अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उनके लवण विलयन से विस्थापित कर देते हैं। ओके, अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है। ओके, जैसे अगर हम आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करेंगे तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग फीका हो जाएगा। ओके, तो इस अभिक्रिया में कॉपर, क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है और इसलिए यह कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ओके, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उनके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है। ओके, तो ये हो गया धातुओं के रासायनिक गुण। इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण, फिर इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। फिर साथ ही हम कैसे जानेंगे कि कौन अधिक सक्रिय है, उसके लिए एक है सक्रियता श्रेणी। ओके, सक्रियता श्रेणी धातुओं की सक्रियता के आधार पर उनको एक श्रेणी बनाया गया है, उसको हम लोग, है ना, ये सब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।